नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रीड साइंस में जो कक्षा 9 कक्षा 10 के जो टॉपिक है उनसे जो इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन है मैंने एक वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। दोस्तों आपका रीड का पेपर कल बहुत ही अच्छा होगा यदि आपने ये वीडियो देख लिया। इसमें से ही क्वेश्चन पुट होने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बर्फ का गलनांक दोस्तों, बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। और दोस्तों जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको हम बोलते हैं 273.15 केल्विन दोस्तों यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देना है दोस्तों। देखिए के बराबर, के मीन्स केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, अर्थात आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आपको 277 जोड़ना है दोस्तों। यदि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डिग्री सेंटीग्रेड अपने को निकालना है, अर्थात केल्विन को अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, जो केल्विन है इसमें से 277 बाकी निकाल देंगे तो आपका सेंटीग्रेड में मान आ जाएगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, 9th की जो बुक है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चलिए, जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं दोस्तों, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्तों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति। नाखून की पॉलिश हटाने में एसीटोन का प्रयोग होता है दोस्तों। गर्मियों में सूती वस्त्र पहनना, बर्फ से भरे गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें जमा होना और घड़े का जल ठंडा रहना। दोस्तों ये सभी जो कारण हैं किसकी वजह से होते हैं, वाष्पीकरण की वजह से होते हैं दोस्तों। विषमांगी मिश्रण, तो दोस्तों विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और लोहे की चिल्लन, नमक और सल्फर, जल और तेल। समांगी मिश्रण, जल में नमक, जल में चीनी, नींबू शिकंजी, सोडा जल, मिश्र धात्वी, ये सभी दोस्तों समांगी मिश्रण है। और दोस्तों जो विलयन है वो विलयन भी एक समांगी मिश्रण है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, पीतल जो मिश्र धातु है वो जिंक और कॉपर से बनती है, जिसमें जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है दोस्तों। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन दोस्तों आयोडीन प्लस एल्कोहल से बनती है, जिसमें आयोडीन विलय के रूप में होता है अर्थात कम मात्रा में होता है, और एल्कोहल विलय के रूप में होता है अर्थात अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। सोडा जल या कोक, तो दोस्तों इसमें जो जल है वो विलय के रूप में होता है और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो विलय के रूप में रहती है दोस्तों। वायु, दोस्तों वायु भी एक समांगी मिश्रण है। वायु में ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%। निलंबन, दोस्तों निलंबन का उदाहरण है जल प्लस रेत, और जल प्लस रेत एक विषमांगी मिश्रण है दोस्तों। कोलाइडल विलयन, दोस्तों कोलाइडल विलयन भी विषमांगी मिश्रण होते हैं, और विषमांगी मिश्रण में कोलाइडल विलयन का जो उदाहरण वो है दूध व पानी का मिश्रण। टिंडल प्रभाव, दोस्तों जंगल में पेड़ों के आच्छादन से आती प्रकाश की किरण या बंद कमरे में आती प्रकाश की किरण जो हमको दिखाई देती है वो दोस्तों टिंडल प्रभाव की वजह से ही होती है दोस्तों। दूध से क्रीम पृथक करने में, दोस्तों दूध से क्रीम को पृथक करने में अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, और अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग रक्त व मूत्र की जांच में प्रयोगशाला में भी किया जाता है दोस्तों। नीली व काली स्याही को पृथक करना, तो दोस्तों इसको हम वाष्पीकरण विधि से पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना, इसको हम की पृथक्करण विधि से पृथक कर सकते हैं। जैसे जल व तेल का मिश्रण है तो उसके लिए हम की पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। नमक प्लस कपूर का मिश्रण, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करेंगे। और दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थालीन और एंथ्रासीन ये सभी दोस्तों ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, अर्थात ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं गर्म करने पर। रंगों को प्रथम करने में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। प्रयोगशाला में रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एसीटोन को जल से पृथक करना आसवन विधि द्वारा करते हैं, और आसवन विधि कहाँ कहाँ में आती है, जब दोनों द्रव के मध्य जो क्वथनांक है वो 25 केल्विन से अधिक हो। जब दोनों द्रव के मध्य क्वथनांक 25 केल्विन से अधिक हो
तो हम उसमें आसवन विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन यदि अगर क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम है तो उसके लिए हम प्रभाजी आसन विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और प्रभाजी आसन विधि का प्रयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम से विभिन्न घटक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन को पृथक करने में और वायु से गैसों का पृथक्करण में, इन दोनों में ही प्रभाजी आसन विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वथनांकों के आधार पर सबसे कम क्वथनांक ऑक्सीजन का होता है, फिर उससे ज़्यादा ऑर्गन का होता है, फिर सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का। अर्थात सबसे पहले ऑक्सीजन हमारी पृथक होगी, फिर ऑर्गन पृथक होगी और फिर हमारी नाइट्रोजन पृथक होगी। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन का क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम ऑर्गन का, उससे कम ऑक्सीजन का। तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले पृथक होगी, अर्थात हमारी सबसे पहले ऑक्सीजन पृथक होगी, 2 नंबर पर ऑर्गन, 3 नंबर पर नाइट्रोजन। तो इस प्रकार ये वायु का पृथक्करण का क्रम है, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन। और क्वथनांकों का पूछे तो सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा ऑर्गन और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों आगे क्रिस्टलीकरण विधि। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखिए दोस्तों। उदाहरण आते हैं परीक्षा में। भौतिक परिवर्तन, पेड़ को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलना और वाष्प बनना, और जल का वाष्प और वाष्प से वापस जल बनना भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में नमक का घुलना, फल से सलाद बनाना, लकड़ी काटना, कागज़ फटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी व कागज़ का जलना, अर्थात दोस्तों कोई भी चीज़ अगर जलती है तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, दूध का दही बनना, जल का विद्युत अपघटन, किण्वन अर्थात सड़ना, सब्जी सड़ना, फल सड़ना, कोई भी चीज़ सड़ सकती है। मोमबत्ती का जलना, दोस्तों मोमबत्ती के जलने में दोनों ही परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने में भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में हमको वापस मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमको वापस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व। तत्व शब्द सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दिया था और तत्व शब्द की परिभाषा एंटोनी लॉरेंट लवाजे ने दी थी दोस्तों। धातुएं सोना, चांदी, तांबा और लोहा। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, सबसे अधिक विद्युत की सुचालक है चांदी। पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पिछले एग्जाम में आ चुका है। अधातुएं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन ग्रेफाइट, ये सभी अधातु है दोस्तों। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातु पूछे तो हमारा पारा होगा, अगर अधातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन होगा दोस्तों। और हमारी जो आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी चमकीली है, और हमारी जो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। उपधातुएं, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। गैलियम और सीजियम दोनों ऐसी धातुएं हैं जो हथेली में लेने पर पिघल जाती है। गैलियम व सीजियम दोनों हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बहुत ही मुलायम होती है दोस्तों। और सोडियम बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, इसलिए हम इसे केरोसिन के तेल में रखते हैं सोडियम को। आयोडीन चमकीली धातु है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध किस में आती है दोस्तों? क्वेश्चन आया हुआ पहले, ये आती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब दोस्तों देखिए तत्व के उदाहरण। तत्व के उदाहरण है कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, पारा, हाइड्रोजन। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ पहले। तत्व के उदाहरण है कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, पारा, हाइड्रोजन। यौगिक कौन कौन से हैं? जल, मीथेन, चीनी, नमक। चीनी, नमक, मीथेन, जल, ये सभी क्या यौगिक के उदाहरण है। परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से यौगिक हैं, तो वहाँ हम जाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से याद करके जाएँ दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा इसमें मटेरियल मिलने वाला परीक्षा उपयोगी की मैंने ये NCERT बुक से बनाया है दोस्तों आपके लिए। समांगी मिश्रण, CH2 में सल्फर व जल प्लस अल्कोहल, ये दोनों समांगी मिश्रण है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर तो विलेय है और ऑक्साइड क्या है?
विलायक, जल प्लस अल्कोहल। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण चीनी प्लस नमक, लकड़ी, तेल, जल प्लस रक्त, ये सब किसके उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका। दोस्तों कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और इन्होंने जो खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और कहाँ से की थी? कॉर्क से की थी। कॉर्क की छाल, अर्थात जो पेड़ की छाल होती है उसके अंदर जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कॉर्क, तो कॉर्क से की थी। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में की थी। और कहाँ से की थी? तालाब के जल से की थी। तालाब के जल से 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। जीव द्रव्य नाम जे.ई. प्रोकंज ने 1839 में दिया था। जे.ई. प्रोकंज ने जीव द्रव्य नाम दिया था 1839 में। कोशिका सिद्धांत दोस्तों, कोशिका सिद्धांत एम स्लीडन व टी सॉन ने दिया था और विर्चोव ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इसकी व्याख्या की थी दोस्तों। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में की गई थी दोस्तों। एक कोशिक जीव के उदाहरण है दोस्तों अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एवं बैक्टीरिया। बहुकोशिक जीव के उदाहरण है दोस्तों कवक, पादप और जंतु। और दोस्तों एक ऐसी कोशिका है जो आकार बदलती है, वो है अमीबा। अमीबा अपना आकार बदलती रहती है कोशिका। और एक ऐसी कोशिका जो स्थिर रहती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, जो अपना आकार नहीं बदलती, स्थिर रहती है। जल में रखने पर कोशिका फूल जाती है तो वह विलयन अल्पप्राशनदाबी विलयन कहलाता है दोस्तों। जैसे कवच रहित अंडा होता है, उसको यदि आप तनु HCl अम्ल में डालेंगे तो वह फूल जाता है, अर्थात जो उसका कवच होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो कवच रहित अंडा, कवच रहित अंडे को तनु HCl अम्ल में डालने पर वह फूल जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक ऐसा विलयन है जिसमें कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ जाती है। जल में रखने पर कोशिका सिकुड़ना, तो वह विलयन कौन सा कहलाएगा? अति प्राशनदाबी विलयन। जैसे अंडे को सांद्रित नमक में रखते हैं तो वह सिकुड़ता है। अंडे को सांद्रित नमक में रखेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। तो वह क्या कहलाएगा? अति प्राशनदाबी विलयन। किशमिश को यदि आप जल में डालोगे तो फूल जाएंगे, अर्थात वह कौन सा विलयन हुआ? अल्पप्राशनदाबी। किशमिश को यदि आप चीनी व नमक के सांद्रित घोल में रखोगे तो किशमिश सिकुड़ जाएंगे, इसको आप क्या कहेंगे? अति प्राशनदाबी विलयन। और अगर समप्राशनदाबी विलयन है, समप्राशनदाबी विलयन, तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल द्वारा, मूल मतलब जड़, जड़ द्वारा जल का अवशोषण कौन सी विधि से होता है? प्राशन विधि से होता है दोस्तों। मूल द्वारा जल का अवशोषण प्राशन विधि से होता है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। अमीबा की जो भोजन करने की विधि उसको क्या कहते हैं? अमीबा की भोजन करने की विधि को एंडोसाइटोसिस कहते हैं दोस्तों। कोशिका के बाहर पदार्थ अंदर व बाहर विसरण विधि से जाते हैं, अर्थात कोई कोशिका के पास अगर पदार्थ अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं तो वो कौन सी विधि से आते हैं? विसरण विधि से आते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। देखिए आगे, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है दोस्तों। कोशिका की स्लाइड को रंगने में 3 प्रकार की विलयन का प्रयोग किया जाता है। कोशिका की स्लाइड को रंगने में आयोडीन विलयन, सेफ्रानिन एवं मेथिलीन ब्लू विलयन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेफ्रानिन, आयोडीन विलयन और मेथिलीन ब्लू विलयन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। आया हुआ क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है जबकि यूकैरियोटिक में 1 से अधिक होती है दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग उपस्थित होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्द्रव्यीय जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है RER अर्थात खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिकम रेटिकुलम। दोस्तों जो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है RER, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं दोस्तों।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम करते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में कहाँ बनता है? तो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में बनता है दोस्तों। अब एक SER स्लिम एंडोप्लाज्मिकम रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, इसका क्या कार्य है? यह वसा व लिपिड के अणु को बनाने में सहायता करता है। तो वसा व लिपिड के अणु कौन बनाता है? चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। और प्रोटीन कौन बनाता है? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। और अंतर्द्रव्यीय जालिका का कार्य क्या है दोस्तों? अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन का परिवहन करती है। जो यहाँ पर प्रोटीन बनता है उसका परिवहन कोशिका में करती है दोस्तों। यकृत की कोशिकाओं में SER अर्थात यकृत की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका विष व दवाओं को निराविषीकरण करने में सहायता करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों ये, कि विष कोशिका में विष व दवा को निराविषीकरण करने का कार्य कौन करता है? तो वो करती है हमारी SER चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। आगे देखिए दोस्तों, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसमें छोटी छोटी पट्टी होती है, वो एक दूसरे पर सजी हुई होती है, चपटी पुट्टिकाएँ होती है, उनको हम कहते हैं कुंडिका। क्या कहते हैं? कुंडिका। और जो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है कि जो भी पदार्थ अंतर्द्रव्यीय जालिका में बनते हैं, संश्लेषित होते हैं, उनको यह पैक करने का कार्य करता है। संश्लेषित पदार्थों को पैक करना। पैक करने में 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पदार्थों का संचयन होता है, फिर उसके बाद में पदार्थों का रूपांतरण होता है, और फिर पदार्थों को बंद किया जाता है दोस्तों। और जो गोल्जी उपकरण एक और कार्य करता है, ये लाइसोसोम भी बनाता है। तो लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी उपकरण। अब देखिए लाइसोसोम, यह अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, अर्थात कोशिका में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको निपटाने का कार्य लाइसोसोम द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति घर इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनती है ATP के रूप में। किस रूप बनती है? ATP। ATP का परिणाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का DNA और राइबोसोम है, जिसका खुद का DNA और राइबोसोम है। और खुद का राइबोसोम है तो ये खुद का प्रोटीन भी खुद बना सकता है। तो राइबोसोम खुद का राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि इसमें DNA और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्लेस्टिड दोस्तों, प्लेस्टिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, वर्णक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे भी हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, नारंगी हो सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश में क्रिया की जाती है। ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्च, तेल व प्रोटीन का संचयन कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है दोस्तों। और ल्यूकोप्लास्ट में एक सिक्के के नुमान एक बड़ी से ढेर के समान संरचना होती है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। और प्लेस्टिड भी दोस्तों एक ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। अगर प्लेस्टिड का भी खुद का DNA और राइबोसोम है तो प्लेस्टिड भी अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। तो 2 ही कोशिकांग ऐसे हैं जिसका खुद का DNA और राइबोसोम है, और जो प्रोटीन अपने लिए बना सकते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आगे, रसधानियाँ। रसधानियाँ दोस्तों इनको हम संग्राहक थैलियाँ भी कहते हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी होती है और पादप कोशिका में ये बड़ी होती है दोस्तों। और दोस्तों जीव में वृद्धि व ऊतकों की मरम्मत में सहायता कौन करता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा जीव की वृद्धि भी होती है और ऊतकों की मरम्मत भी होती है दोस्तों। और अर्धसूत्री विभाजन क्या सहायता करता है? अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों जंतु व पौधों में जनन में सहायता करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए आगे, वेग, वेग बराबर दूरी बटा समय। औसत वेग निकालना है तो प्रारंभिक स्थिति अब देखिए दोस्तों औसत वेग, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। और वेग एक सदिश राशि है दोस्तों। त्वरण, त्वरण दोस्तों हम कहेंगे वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक सदिश राशि है दोस्तों। वृत्तीय गति के यदि अपने को वेग निकालना है तो 2πr/t।
दोस्तों ये जो गति वाला जो चैप्टर है इसमें से आपके एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन आएंगे, ये सूत्र मैं बता रहा हूँ, उनको याद कर लेना आप। गति का प्रथम नियम v इजिकल टू यू प्लस ए टी। गति का द्वितीय नियम द्वितीय समीकरण s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे ये सूत्र है इनसे छोटे से सवाल बन सकते हैं दोस्तों। देखिए आगे, अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकना या अचानक बस चलने पर पीछे की ओर झुकना, पेड़ों की शाखा हिलाने पर पत्तों का गिरना, ये तीनों ही घटनाएं होती है, ये गति के प्रथम नियम के कारण होती है। और गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। P संवेग बराबर m इंटू वी, m द्रव्यमान है, v इसका वेग है दोस्तों। F इजिकल टू एम ए, अर्थात F बराबर एम ए, ये बल का सूत्र है। क्रिकेटर कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये दोस्तों गति के दूसरे समीकरण की वजह से होती है। अर्थात क्रिकेट कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये गति का दूसरा नियम इस पर लागू होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। बंदूक से गोली दागने पर पीछे से झटका आना, जब बंदूक दागते हैं तो आगे पीछे की ओर झटका आता है, क्योंकि गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर थोड़ा सा झटका देती है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है, उस पर गति का तीसरा नियम लागू होता है दोस्तों। संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। यहाँ यू अंतिम वेग है और यहाँ यू प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग v है, और a और b दो कोई वस्तुएं हैं। अब दोस्तों हम क्लास 10th की जो साइंस है उससे हम अम्ल क्षार और लवण वाला टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से 101% है, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे दोस्तों। प्राकृतिक सूचक, दोस्तों प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है लिटमस, लाल पत्ता गोपी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरोनियम। और दोस्तों हमारा जो लिटमस है वो लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है और जो कि थैलोफाइटा समूह से संबंधित है दोस्तों। संश्लेषित सूचक वेरी इंपॉर्टेंट, मेथिल ऑरेंज और फिनालेप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनालेप्थेलिन दोनों संश्लेषित सूचक के उदाहरण हैं दोस्तों। गंधीय सूचक के उदाहरण वेनिला, प्याज व लौंग का तेल। देखिए आगे दोस्तों, अम्ल प्लस धातु, जब अम्ल व धातु की विक्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है दोस्तों। चूने का पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की विक्रिया होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर चूना पत्थर भी कहा जाता है दोस्तों। जब दोस्तों धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल की विक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। अर्थात यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि अधातु की विक्रिया क्षार से करवाने पर लवण और जल बनता है, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है दोस्तों। अम्ल दोस्तों जल में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार है वो OH- आयन देते हैं दोस्तों। जल में अगर हम अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं, जल में अम्ल व क्षार मिलाने की विक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों? तो जल में अम्ल व क्षार मिलाने की जो विक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी विक्रिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। pH दोस्तों, लार व खून, अर्थात लार व रक्त का pH 7.4 होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार आता है यहाँ से। लार व खून रक्त का pH 7.4 होता है। जठरस का pH 1.2 होता है। नींबू का रस का pH 2.2 होता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है। 1 मोलरता HCl का pH 0 होता है दोस्तों। प्रबल अम्ल के उदाहरण दोस्तों जल्दी से देख लिए, टाइम बहुत कम आपके पास भी, और आप मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपके, क्योंकि मैंने ये NCERT से बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। प्रबल क्षार NaOH, KOH। दुर्बल अम्ल CH3COOH, C2H5COOH।
दुर्बल क्षार MgOH2CaOH2। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 + NO2 से कारण होती है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसका बना हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ। किससे बना हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल से। आमाशय द्वारा स्रावित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अपच अर्थात एसिडिटी, कभी कभी हमारे पेट में आमाशय में एसिडिटी हो जाती है, तो अपच की स्थिति में एंट एसिड का प्रयोग करते हैं। तो एंट एसिड का प्रयोग किस में करते हैं? कौन सा करते हैं? वो लेते हैं दुर्बल क्षार। क्या लेते हैं दोस्तों? दुर्बल क्षार। रीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। अपच की स्थिति में एंट एसिड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूत्र इसका MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। अपच अपाचन की स्थिति में हमारे पेट में दर्द व जलन होती है दोस्तों। धातु का कठोर आवरण इनेमल का बना होता है, और इनेमल किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और जब हमारे मुंह का जो pH वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत गिरने लगते हैं दोस्तों। दंत से कारण यही है। सिरका दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ओसेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक, नेटल का डंक, मधुमक्खी का डंक, इनमें सभी में मेथेनोइक अम्ल होता है। और मेथेनोइक अम्ल को हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, साधारण नमक NaCl, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम अर्ध ऑक्साइड क्लोराइड CaOCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम नाइट्राइड NaNO3। दोस्तों जो कास्टिक सोडा NaOH ये हमें क्लोरोक्षार प्रक्रिया द्वारा मिलता है। क्लोरोक्षार अभिक्रिया होती है, उससे हमारे को कास्टिक सोडा मिलता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब क्लोरोक्षार अभिक्रिया होती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और एनोड पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा सूत्र NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग एंट एसिड के रूप में भी किया जाता है। खमीर बनाने में, केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और जब कभी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको उदासीन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। धावन सोडा अर्थात कपड़े धोने का सोडा को धावन सोडा कहते हैं। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नीला तोता का सूत्र CuSO4.5H2O। तो दोस्तों जो लवण है उसमें जल के जितने अणु है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो यहाँ CuSO4.5H2O है, तो यहाँ क्रिस्टलन जल के अणु कितने होंगे? 5। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। प्लास्टोपेरिज का सूत्र CaSO4.5H2O। यदि हमारे को POP प्राप्त करनी है तो हम जिप्सम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें CaSO4.5H2O मिलेगा। यदि वापस जिप्सम चाहिए तो इसमें मिला देंगे जल। POP में क्या मिलाएंगे? जल। तो क्या बन जाएगा वापस? जिप्सम। चलिए दोस्तों देखिए आगे। द्विखंडन द्वारा जनन किस किस में होता है? तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। लेशमानिया में भी द्विखंडन द्वारा जनन होता है। लेशमानिया कौन है? कालाजार रोग का एक प्रोटोजोआ है लेशमानिया। तो कालाजार रोग का कारक है लेशमानिया। प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि से होता है। ईस्ट और हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट व हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है। खंडन विधि से जनन स्पाइरोगायरा में होता है। स्पाइरोगायरा। पुनरुद्ध भवन, वेरी इंपॉर्टेंट। पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन प्लेनेरिया में होता है। किसमें होता है? प्लेनेरिया में। कायिक प्रवर्धन दोस्तों जो ब्रायोफिल्म, इसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ब्रायोफिल्म को क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा में जो जनन होता है वो कौन से अंग से होता है? पत्ती से होता है दोस्तों। और आलू, अदरक और हल्दी में किससे होता है? तने से होता है दोस्तों जनन। शकरकंद मूली में किससे होता है? जड़ से होता है। शकरकंद मूली में जड़ द्वारा जनन होता है। राइजोपस में जनन किससे होता है? बीजाणु द्वारा होता है। राइजोपस में जनन किससे होता है? बीजाणु द्वारा होता है।
एक लिंगी पुष्प के उदाहरण दोस्तों पपीता और तरबूज है। उभयलिंगी पुष्प गुड़हल और सरसों है। नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। लैंगिक संचरण रोग गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स, ये लैंगिक संचरण रोग है दोस्तों। R=2 अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है दोस्तों। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप अर्थात वाहनों की हेडलाइट में, शेविंग दर्पण में, और जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों को बड़ा करके देखने में दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग है, वो है पक्षदर्शी दर्पण अर्थात साइड मिरर। हमारी जो मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें जो साइड के कार है, साइड के कांच है, दर्पण है, वो क्या कहलाएंगे? उत्तल दर्पण। दर्पण सूत्र की बात करें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन की बात करें दर्पण के लिए तो -v/u। माइनस अगर आवर्धन आया तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन प्लस आया तो हमारा प्रतिबिंब आभासी है दोस्तों। देखिए उदाहरण, कटोरे में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये किसकी वजह से होती है? अपवर्तन की वजह से होती है। अपवर्तन की वजह से होती है दोस्तों। स्नेल का नियम sin I/sin R स्थिरांक। स्नेल का नियम sin I/sin R स्थिरांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक से कहते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर C/V। C यहाँ क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, और V यहाँ क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है दोस्तों। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों जो वायु होती है इसका अपवर्तनांक 1.003 होता है। ये रहा 1.003। बर्फ का 1.31 होता है अपवर्तनांक। आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। कनाडा बाल्सम का 1.54 होता है। रूबी का 1.71 होता है। हीरे का सबसे ज़्यादा होता है 2.42 अपवर्तनांक। दोस्तों याद करना इसको। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। केवल वहाँ क्या था? प्लस था, और यहाँ क्या माइनस है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धन v प्लस v/u, वहाँ क्या था? माइनस v/u था। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर, डी से लिखते हैं डायप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र p बराबर 1/f। p बराबर लेंस की क्षमता और f बराबर फोकस दूरी। यदि लेंस की क्षमता अगर पॉजिटिव आई तो हमारा लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। यदि लेंस की क्षमता कैसी आई? नेगेटिव, तो हमारा लेंस कैसा है? अवतल लेंस है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों हमारी जो नेत्र है इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना को कहते हैं दृष्टिपटल, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। और पुतली क्या करती है? पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है दोस्तों। निकट बिंदु हमारा कहाँ है? दोस्तों हमारा निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर। दूर बिंदु कहाँ? हमारा दूर बिंदु अनंत पर है दोस्तों। मोतियाबिंद रोग का क्या उपचार है? शल्य चिकित्सा द्वारा। जरा दृष्टि दोष का क्या उपचार है? इसमें हम द्विपक्षीय लेंस का उपयोग करते हैं। ऊपर वाला अवतल, नीचे वाला उत्तल, द्विपक्षीय लेंस का। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष बनना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद में दिखाई देना, ये दोस्तों सभी अपवर्तन की घटनाएं हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मैंने इसमें 9 व 10 की जो महत्वपूर्ण NCERT की बुक्स है उससे जो मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन आपको बता दिए। इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।